एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं इंस्पायर जितेन कुमार और यहाँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है 7 थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखा ऑक्टाहेड्रल के लिए और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखा टेट्राहेड्रल के लिए। ठीक है, उसके बाद आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है? इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज 4। आपको पता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होता है? कॉम्प्लेक्सेस का 4 होता है। और इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है? हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितनी होती है? DsP2। ठीक है, DsP2। ये आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। इसका इन दिस कॉम्प्लेक्सेस और इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिड स्टेट सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिड स्टेट होता है DsP2। और इन देयर ज्योमेट्री, इनकी ज्योमेट्री में क्या होता है? 4 मोनोडेंटेड लिगेंड लगे होते हैं आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 मोनोडेंटेड लिगेंड लगे हुए होते हैं। स्क्वायर प्लेनर इज डेविएटेड, जो स्क्वायर प्लेनर है आपकी ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर इज डेविएटेड फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की डेविएटेड फॉर्म ही कहलाती है आपकी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल की कॉम्प्लेक्सेस की डेविएटेड फॉर्म क्या है आपकी? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इट इज ऑब्टेन्ड, ये ऑब्टेन्ड होता है बाय रिमूविंग टू लिगेंड्स फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से अगर 2 लिगेंड को रिमूव कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, जबकि टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर में होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है इसका, इसलिए 4 लिगेंड लगे होंगे सेंट्रल मेटल एटम से। और ये हम कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल की डेविएटेड फॉर्म है, या फिर इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से 2 लिगेंड को रिमूव करके। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल एज वेल एज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रीज आर पॉसिबल। अभी आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो उसके लिए 2 आपकी ज्योमेट्री पॉसिबल हो सकती है। कौन कौन सी? एक तो टेट्राहेड्रल और एक आपकी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आपकी 2 ज्योमेट्री पॉसिबल होती हैं। कौन कौन सी? टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रीज डिपेंड्स, और ये जो डिफरेंट ज्योमेट्रीज हो रही हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? यानी कि डिफरेंट अलग ज्योमेट्री का बनना किस बात पे डिपेंड करता है? तो द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रीज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड। ये लिगेंड की नेचर पर डिपेंड करता है। लिगेंड की नेचर ही डिसाइड करेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बननी है या स्क्वायर प्लेनर बननी है। यानी कि साफ बात यह है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आपकी दो आपकी पॉसिबल ज्योमेट्री हो सकती है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। अब ये कौन सी बननी है कौन सी नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि लिगेंड कैसा लगा हुआ है मेटल से, सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड कैसा लगा हुआ है। ठीक है, लिगेंड के बेसिस पर ही हम बताएंगे कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, अब इसको भी देखते हैं। अगर वीक फील्ड लिगेंड आपका लगा हुआ है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज इज पॉसिबल। ये आपको ध्यान रखना है। लिगेंड का नेचर भी 2 तरह का होता है, वीक और स्ट्रॉन्ग। अगर वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है तो आपकी ज्योमेट्री कौन सी बनेगी? टेट्राहेड्रल। एंड इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आपकी ज्योमेट्री कौन सी बनेगी? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इज पॉसिबल। तो आपको ये भी ध्यान हो गया। अभी तक ये था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए 2 ज्योमेट्री पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। अब टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कौन सी कब बनेगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है? लिगेंड के नेचर पर। चलिए यहाँ तक हो गया। अब लिगेंड के नेचर को भी हम जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या वीक फील्ड होगा। तो हमने इसके बेस पर अपनी ज्योमेट्री भी देख ली कि अगर वीक फील्ड लगा होगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा होगा तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएगा। आगे देखते हैं, व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मूव्स टुवर्ड्स, आपको पता ही है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? सेंट्रल मेटल एटम की तरफ जाता है, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन देने के लिए। व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मूव्स टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को देने के लिए, डोनेट करने के लिए जैसे ही लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेगा, देन स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द, तो वहां पर क्या करेगा? जैसे ही लिगेंड मेटल के पास गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मेटल के पास गया इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, तो मेटल के डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन फोर्स काम कर जाएगा। तो वही लिखा है कि जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? मेटल की तरफ मूव करेगा फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए,
द स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्स, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट कर जाएगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन एंड डी सबशेल ऑफ मेटल, और यहाँ लिख सकते हो आप एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी सबशेल ऑफ मेटल, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी सबशेल ऑफ मेटल, ठीक है। तो मेटल और डी सबशेल के जो मेटल का डी सबशेल है, डी सबशेल के इलेक्ट्रॉनों और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या काम करेगा, रिपल्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ डी सबशेल स्प्लिट इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, अगर जो आपका डी सबशेल है वो स्प्लिट होता है इन डिफरेंट एनर्जी लेवल में, डिफरेंट एनर्जी लेवल में आपका डी सबशेल स्प्लिट होता है, तो क्या हो जाता है, इट इज ऑब्जर्व दैट इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, जो डी सबशेल है वो क्या होता है, स्प्लिट होता है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, तो बोल रहे हैं कि इट इज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व होता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कैसी होगी, स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल इज मोर डोमिनेंट इन कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। वो बोल रहे हैं अगर डी सबशेल की स्प्लिटिंग देखें ना, अगर हम डी सबशेल स्प्लिट हो रहा है, तो डी सबशेल अगर स्प्लिट हो रहा है तो जो आपकी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होगी ना, वो ज्यादा डोमिनेट कर जाएगी इन कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपने देखा अभी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में स्प्लिटिंग देखी, तो वही बोल रहे हैं कि होगी तो स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में भी, टेट्राहेड्रल में भी और स्क्वायर प्लेनर में भी, लेकिन मोर डोमिनेंट किसकी स्प्लिटिंग होगी, स्क्वायर प्लेनर की, आपको ध्यान रखना है। तो वही बोला है कि अगर डी सबशेल स्प्लिट होता है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, तो जो ये ऑब्जर्व किया गया है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग क्या होगी, डी सबशेल की स्प्लिटिंग ज्यादा डोमिनेंट होगी इन कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, ये वाली बात कही गई है। तो यानी कि स्क्वायर प्लेनर में आपको देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम से जब 4 लिगेंड जुड़े हुए होंगे तो वहां पर क्या होगा, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों ही ज्योमेट्री पॉसिबल हो जाती है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है तो क्या होगा, वहां पे स्क्वायर प्लेनर बनेगी, और वीक फील्ड लिगेंड लगा है तो वहां टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है कि ज्योमेट्री पॉसिबल है, और जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, सॉरी लिगेंड क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच करेगा, वहां पर क्या होगा, लिगेंड के और मेटल की डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन काम करेगा, रिपल्शन काम करने की वजह से क्या हो जाएगा, एनर्जी गैप डेवलप हो जाएगा, और एनर्जी गैप डेवलप होने के कारण डी सबशेल आपका स्प्लिट हो जाएगा दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में, T2G और EG में, ये हम देखते आए हैं। और उसके बाद हमने देखा कि अगर डी सबशेल की स्प्लिटिंग की बात करें ओवरऑल ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में, तो मोर डोमिनेंट डी सबशेल की स्प्लिटिंग किसमें होगी, स्क्वायर प्लेनर में होगी, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द स्प्लिटिंग एनर्जी गैप ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एसपी। आपको पता है स्प्लिटिंग एनर्जी गैप हमने अभी तक देखा, ऑक्टाहेड्रल के लिए रिप्रेजेंट किया था डेल ओ से, टेट्राहेड्रल के लिए रिप्रेजेंट किया डेल्टा टी से, और अब स्क्वायर प्लेनर है तो एसपी से करेंगे ना, तो डेल्टा एसपी से। ये चीज समझ आ रही है। तो हम इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्प्लिटिंग एनर्जी गैप को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एसपी से, एंड इट इज नियरली, और ये क्या है, नियरली 1.3 टाइम्स टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और ये 1.3 टाइम्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, कितना है, 1.3 टाइम्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, 1.3 टाइम्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। अब ध्यान से देखिए बात, इसकी स्प्लिटिंग देख लेते हैं पहले। तो स्प्लिटिंग कैसे होती है, इसमें थोड़ी सी अलग है इनकी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल से। ऑक्टाहेड्रल अगर आपने याद कर ली तो टेट्राहेड्रल तो उससे अपोजिट करना है, तो उन दोनों का तो याद हो जाएगा। अब बचती है स्क्वायर प्लेनर, ये थोड़ी अलग है, देखते हैं कैसे होती है इसकी स्प्लिटिंग। तो सबसे पहले तो आपका डी सबशेल 1 2 3 1 2 3 4 लास्ट 5, ठीक है। ये आपका हो गया डी सबशेल। इनकी वैल्यूज रखेंगे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। जब ये स्प्लिट होता है तो इस बार स्प्लिटिंग थोड़ी अलग तरीके की होती है, ठीक है। इस बार स्प्लिटिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है, ठीक है। इस बार स्प्लिटिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है, क्यों, ऐसा
क्यों होता है, देखो कैसे होती है स्प्लिटिंग, ये देखते हैं। तो जो ये वाला होता है ना, ये 1 2 3 4 5, 5 भी तो होते हैं, 5 हो जाते हैं, ये थोड़ा सीधा नहीं है, कर लेना इसको। तो ये वाला तो होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा डी एक्स वाई, ये हो जाएगा आपका डी जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। इस तरह से स्प्लिटिंग होती है। ये वाला तो ऊपर चला जाता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी कम, इसकी कम और इनकी सबसे कम, ठीक है। तो जो हाई में थे, हाई भी स्प्लिट हो गया और लो भी स्प्लिट हो गया, इस बार चारों ही स्प्लिट हो गए। तो आप देख रहे हो ना स्प्लिटिंग ज्यादा किसमें हो रही है, स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा इसमें हो रही है। उसमें तो ये था कि 5 ऑर्बिटल थे, स्प्लिट भी हो रहे हैं, तो 3 तो एक जगह और 2 एक जगह रह रहे थे अब तक, लेकिन इसमें तो 5 ही अलग हो गए। कैसे, चारों अलग हो गए, 5 2 तो एक जगह हो गए, बाकी 3 अलग अलग, तीनों अलग अलग। तो इस तरह से इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि स्प्लिटिंग ज्यादा किसमें होती है, स्प्लिटिंग डोमिनेंट किसमें कर जाती है, स्क्वायर प्लेनर के केस में। तो अगर आपको देखना हो स्प्लिटिंग का और स्प्लिटिंग के केस में, तो देखो सबसे ज्यादा जो डेल एसपी की वैल्यू होगी, सबसे ज्यादा तो होगी डेल एसपी की, उसके बाद होगी डेल ओ की, और उसके बाद होगी डेल्टा पी की, टेट्राहेड्रल की। आपके कोर्स में 3 ही हैं और 3 ही होते हैं, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो आपका रिलेशन भी बन जाता है। सबसे ज्यादा जो आपकी एनर्जी गैप है वो किधर है, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप इधर होगा एसपी में, फिर उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में और देन टेट्राहेड्रल में। और इन दोनों में कंपेयर किया था हमने, तो ऑक्टाहेड्रल का ज्यादा आया था, ठीक है वैल्यू। तो यहाँ से ये भी आ गया, और ये आ गया आपका स्प्लिटिंग का। यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए। यहाँ तक तो नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग। तो फिलिंग तो आप खुद से करेंगे। क्या होगा इसमें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाए तभी आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। तो स्क्वायर फील्ड जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाती है, हुंस रूल को फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। तो फिलिंग उसी तरह से होगी। अब हम देख लेते हैं एक बार कि CFSC हमने पढ़ लिया है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, पढ़ लिया है हमने उसको, लेकिन हम उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो हम अभी CFSC पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स जो CFT को अफेक्ट करते हो, एप्लीकेशन ऑफ CFT, फिर उसके साथ आपका CFT वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या जॉन टेलर इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो अभी पहले हम देख लेते हैं CFSC क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है। हमने क्रिस्टल जो एनर्जी गैप था वो देख लिया था कि हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसे हम एनर्जी गैप बोलते हैं। जो गैप होता है उसे हम एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है, या स्टेबलाइजिंग एनर्जी गैप बोलते हैं। लेकिन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है वो देखते हैं। तो जब हम क्या देखते हैं, जब डी सबशेल जो होता है वो स्प्लिट्स हो जाता है, तो 2 आपके पार्ट्स में स्प्लिट्स होता है, ठीक है। क्या, एक तो हायर एनर्जी लेवल्स और एक लो एनर्जी लेवल्स, हायर एनर्जी लेवल्स और लो एनर्जी ऑर्बिटल्स या एनर्जी लेवल्स के बीच में। तो वही कह रहे हैं कि जब द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल, जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑक्यूपाइंग करते हैं लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल, रिजल्ट इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल मेटल आयन है उसको क्या करता है, स्टेबलाइज्ड करता है। कौन, इलेक्ट्रॉन, जो कि इसमें है लोअर एनर्जी सेट में, लोअर ऑर्बिटल में, ठीक है, बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जिस अमाउंट से वो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, उसे उसी अमाउंट को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या शॉर्ट में बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, और जो इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, लोअर ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करते हैं, और उसकी रिजल्ट में हमें क्या मिलता है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, स्टेबलाइज्ड हो जाता है। तो जिस अमाउंट की हमें ज़रूरत पड़ती है सेंट्रल मेटल एटम को स्टेबलाइज करने के लिए, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। फिर एक और होती है आपकी मीन पेयर एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, मीन पेयर एनर्जी। मीन पेयर एनर्जी कुछ नहीं है, मीन पेयर एनर्जी इज द एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है पेयर अप कराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इन एन ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो पहले जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और जब हम उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्शन होगा ऑर्बिटल के अंदर। तो उस रिपल्शन के अगेंस्ट हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम बोलते हैं मीन पेयर एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को पेयर अप, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयर अप करने के लिए
एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं मीन पेयर एनर्जी। क्या कहते हैं? मीन पेयर एनर्जी। आगे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ CFSC की क्रिस्टल फ्लूइड स्टेबलाइजेशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, व्हेन देयर आर x इलेक्ट्रॉन, हम मान लेते हैं कि अगर x इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, T2G लेवल में। पहले T2G को मानेंगे कि x इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन T2G लेवल्स या ऑर्बिटल्स एंड, और मान लेते हैं कि y इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कहाँ, इन द EG ऑर्बिटल्स, EG ऑर्बिटल्स में। यानी कि x इलेक्ट्रॉन तो कहाँ प्रेजेंट है, x इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, T2G लेवल्स में, और y इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, EG लेवल्स में। अगर ऐसा हो रहा है, यानी कि हमने माना हुआ है x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपके प्रेजेंट है T2G लेवल में, y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आपके EG लेवल्स में। तो आपकी क्रिस्टल फ्लूइड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी, तो उसका फॉर्मूला है CFSC बराबर हो जाएगा -0.4x + 0.26y का होल डेल्टा नॉट। यानी कि आप क्या करोगे, -0.4 इसकी मल्टीप्लाई करो x में जितने भी x हैं, ठीक है, प्लस यहाँ से करो आप 0.6 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करो आप y की जितने भी हैं, और उसमें ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दीजिए किसकी, डेल्टा नॉट की। ठीक है, डेल्टा नॉट तो ये आपको लगाना ही है, डेल्टा नॉट तो आपको लगाना ही है, लास्ट में डेल्टा नॉट तो आपको लगाना ही है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, -0.4 किसके लिए है, T2G के लिए। और आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि T2G के लिए हमने 0.4 क्यों लिया है, क्योंकि उनका एनर्जी गैप कितना होता है, T2G लेवल्स का एनर्जी गैप कितना होता है 0.4, और EG लेवल्स का एनर्जी गैप कितना था 0.6। तो हमने ये माना ही हुआ है, x क्या है यहाँ पर, T2G लेवल पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसकी मल्टीप्लाई T2G लेवल के एनर्जी गैप से करेंगे, EG में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी मल्टीप्लाई EG के एनर्जी गैप से करेंगे। तो ये हो गया आपका, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है इसमें तो यहाँ पर आ जाएगा 2, इसमें बोल रहा है 3 तो यहाँ पर 3। ये आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे डी सब शेल में, डी सब शेल का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन से इलेक्ट्रॉन कितने कौन सी आपकी लेवल में गए हैं, और उसी हिसाब से हम उसकी मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी हम डी सब शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या हो, लोएस्ट एनर्जी में जाए, पहले लोएस्ट एनर्जी में जाए, लोएस्ट एनर्जी लेवल्स में जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा, हाई एनर्जी शेल में जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय। तो अब आपका जो था ये CFT ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर तीनों के लिए खत्म हो गया है। उसके बाद हमारा क्रिस्टल फ्लूइड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होता है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो क्या करते हैं CFT को अफेक्ट करते हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन CFT की। तो अभी फिलहाल तो इतना नोट डाउन करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।